हेलो एवरीवन, तो स्वागत है आप सब लोगों का रिसोर्स यूपीपीएससी में। चलिए देखिए, हमने 80 नंबर तक क्वेश्चन देख लिए थे फिलहाल, और हमारे यहाँ शोर होने लगा था तो फिर हमने यहाँ से बंद कर दिए थे। तो चलो रेस्ट ऑफ द बचे हुए क्वेश्चन को देख लेते हैं, यानी कि ये फाइनल पार्ट है। इसके बाद में हम दूसरा पेपर को सॉल्व करेंगे, जो हमारा इसके बाद जो टेस्ट सीरीज रहेगी उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, आई होप कि आप लोगों ने टेस्ट सीरीज को देख लिया होगा, सॉल्व भी कर लिया होगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 81 क्वेश्चन के नीचे दो कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम से उत्तर पश्चिम को चले तो मानसूनी वर्षा बढ़ती हुई मिलेगी। कारण आर कहता है कि गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाति मिलेगी। देखिए, ये कथन कारण के क्वेश्चन है और इनको हम देख लेते हैं कि क्या ये दोनों अपने आप में सही है या गलत है। कूट हमारा दिया गया है, कूट हमारा वही है एज यूजुअल। ऑप्शन ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, देखो अब थोड़ा सा यहाँ पे कॉन्सेप्ट को ध्यान देना। ये कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन और कथन कारण के क्वेश्चन को आपने देखा समीक्षा अधिकारी में भरमार थी। काफ़ी मात्रा में कथन कारण के क्वेश्चन है जिनकी एक्सपेक्टेशन उतनी नहीं थी, बट क्योंकि आयोग है हमसे बताकर तो क्वेश्चन बनाता नहीं है ना, ना ही आगे भी हमें बोल कर बनाएगा, तो हमें तैयार रहना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। कॉन्सेप्ट ये है कि गंगा के मैदान में पश्चिम से उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, जो गंगा के मैदान इधर तराई क्षेत्र रहते तो पश्चिम से ये उत्तर पश्चिम की ओर, ठीक है, उत्तर पश्चिम की ओर जाने पर मानसूनी वर्षा घटती जाती है, क्योंकि गंगा के मैदान में ऊपर की ओर पवनों में आर्द्रता क्रमशः कम होती जाएगी। फलस्वरूप ये अपनी ऊंचाई की ओर जाती मिलेंगी। मानसूनी पवन की आर्द्रता वर्षा की मात्रा को प्रभावित करती है। इस प्रकार कथन ए गलत है जबकि कारण आर हमारा यहाँ पर सही है। तो डी ऑप्शन हो जाएगा, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, तो चलो ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं है ये पूछा है। क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है। ऑप्शन ए एशिया महाद्वीप में 50 देश हैं। बी यूरोप महाद्वीप में 49 यानी 49 देश हैं। सी अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, और डी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं। अब बताना कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। अब देखो ये 4 फैक्ट हैं और 4 ये क्वेश्चन है एक तरीके से हमारे लिए, ठीक है, आगे के लिए। तो देखो अगर हम बात करें, आपको पता है सबसे बड़ा द्वीप जो है वो एशिया महाद्वीप विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसमें कुल 50 देश है, यानी कि फर्स्ट ऑप्शन हमारा सही है। जबकि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश हैं, जबकि अफ्रीका महाद्वीप में 54 देश है, तो ये सी भी हमारा सही हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं, यानी उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में 23 देश हैं। और यूरोप महाद्वीप में, जो यहाँ पर आंसर है यूरोप महाद्वीप में, तो आपके यूरोप महाद्वीप में 51 यानी 51। तो इसमें जो ये इन्होंने 49 दिए, ये यहाँ पर कॉन्सेप्ट गलत है। यहाँ पर हो जाएंगे आपके 51 यानी कि 51 देश हैं। तो इस तरीके से यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सी स्कीमिंग क्या है। ऑप्शन ए यह भारत द्वारा विकसित वायु रक्षा प्रणाली है। बी यह वह स्थिति है जब कोई मिसाइल समुद्र के सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिसके कारण वह रडार के पकड़ में नहीं आती है। सी यह चीन द्वारा विकसित समुद्र के अंदर काम करने वाली सबसे बड़ी टेलीस्कोप है। एंड डी यह संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा विकसित वायु सुरक्षा प्रणाली है। तो इस सी स्कीमिंग क्या है वो हमें बताना है। अगर हम क्वेश्चन के आंसर की बात करें सी स्कीमिंग की, तो देखो सी स्कीमिंग उस स्थिति को कहा जाता है जब मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिसके कारण मिसाइल रडार के पकड़ में नहीं आती। तो बी ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। यह वह स्थिति है जब कोई मिसाइल समुद्र की सतह से कुछ मीटर ऊपर तेजी से उड़ते हुए जाती है, जिसके कारण वह रडार के पकड़ में नहीं आती है। तो आपको पता चल गया सी स्कीमिंग क्या है, तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो हम बढ़ते हैं नेक्स्ट की ओर। देखिए कह रहे हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र किस देश द्वारा स्थापित किया गया। ऑप्शन है भारत, बी चीन, सी ऑस्ट्रेलिया या डी संयुक्त अरब अमीरात। बात करें तो संयुक्त अरब अमीरात ने विश्व के सबसे बड़े एकल साइट सौर ऊर्जा संयंत्र अल थफरा सोलर फोटोवोल्टाइक इंडिपेंडेंस पावर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है। और यह विश्व का अब तक का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र है, जिसमें लगभग 2 लाख घरों को बिजली सप्लाई की जा सकेगी। तो आंसर हो जाएगा आपका संयुक्त अरब अमीरात, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक है, चलो हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैग्नेटार या मैग्नेटार्स क्या है। ऑप्शन है न्यूट्रॉन तारे, बी चीन द्वारा प्रक्षेपित चंद्र अभियान, सी भूकंपीय क्षेत्र या डी उल्कापिंड।
बात करें मैग्नेटार या मैग्नेस्टार्स क्या हैं, तो देखिए मैग्नेटार ऐसे न्यूट्रॉन तारे होते हैं जिनमें अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र होता है जो स्थलीय चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, न्यूट्रॉन तारे। लेकिन केवल न्यूट्रॉन तारे नहीं है, इसमें और भी कुछ चीज़ें दी गई हैं जिनमें अल्ट्रा हाई चुंबकीय क्षेत्र होता है जो स्थलीय चुंबकीय क्षेत्र की तुलना में बहुत अधिक मजबूत होते हैं। तो आप जब PDF को अच्छे से आंसर को पढ़ लोगे, मैं कुछ ही देर में PDF को भेज देती हूँ जैसे ही पॉसिबल होता है, तो आप उसको अच्छे से वहाँ से टेलीग्राम चैनल है मेरा @resource UPPSC, इसी को आप जब सर्च करोगे रिसोर्स UPPSC सर्च कर लोगे तो लगभग 2100 सब्सक्राइबर है, तो वो वाला चैनल आपको मिल जाएगा। मे भी क्योंकि कॉमन कुछ चैनल रहते हैं ना तो मिलता नहीं। तो जो भी नया व्यक्ति जुड़ रहा है, जो भी नया एस्पायरेंट है, आपको सिर्फ इसमें पढ़ने वाले कंटेंट ही है, इसमें कोई भी ऐसे वीडियो नहीं है बिना मतलब के। ज़्यादातर सारी टेस्ट सीरीज है, 60+ टेस्ट सीरीज अपलोड है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप आसानी से एक्सेस कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट सारे टेस्ट को हल कर सकते हो। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आइए, ये टिक किसी और तरीके से लग गया, बट ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व करना है। कह रहे G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा से असत्य है। अब ये इसका स्टैटिक पोर्शन है। G20 के बारे में हमें स्टैटिक जानकारी होनी चाहिए। ऑप्शन ए, इसका गठन वर्ष 1999 में यानी 1999 में किया गया था। बी, भारत इसका सदस्य नहीं है। थर्ड है आपका, इसका स्थायी सचिवालय जर्मनी के बॉन शहर में स्थित है। कोड दिया गया है ऑप्शन ए केवल सेकेंड, बी फर्स्ट और थर्ड, सी केवल थर्ड या डी सेकेंड और थर्ड। अब देखो स्टैटिक पोर्शन याद होगा तो ही आप इसको आंसर कर पाओगे, वरना तो थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो पहले आप सोचिए इसका क्या कौन सा ऑप्शन सही है कूट में, फिर हम आपको इसका सही आंसर बताते हैं। देखो एक बात याद रखना, इन्होंने यहाँ पे असत्य पूछा है, सत्य क्या है वो नहीं पूछा, तो थोड़ा सा याद रखना क्वेश्चन को। आई होप कि क्वेश्चन को आपने पढ़ लिया, समझ लिया, आंसर भी दिया होगा। तो ये तो सही है कि G20 का गठन वर्ष 1999 में, 99 के दशक के अंत, मान लो दशक का अंत होगा, उसके अंत में वित्तीय संकट की पृष्ठभूमि में इसका गठन किया गया था। इसका उद्देश्य मध्यम आय वाले देशों को शामिल करके वित्तीय स्थिरता को सुरक्षित करना था। यह विकसित और विकासशील देशों का संयुक्त संगठन है। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। इन्होंने जो ये बोला ना भारत इसका सदस्य नहीं, ये अपने आप में गलत है। अगर भारत G20 का सदस्य नहीं होता तो उसकी अध्यक्षता करने का मौका कैसे मिलता। आपने देखा ना, G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है, ये बात ध्यान रखना। इन्होंने जो ये बोला है ना कि इसका सचिवालय जर्मनी के बॉन शहर में, तो G20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है तथा इसकी अध्यक्षता सदस्य देशों के बीच क्षेत्रीय आधार पर परिवर्तित होती रहती, मतलब बदलती रहती है। तो फिलहाल क्योंकि यहाँ पे असत्य पूछा तो असत्य हमारे सेकेंड और थर्ड दोनों ही हो जाएंगे, है ना। देखिए ये मैंने उन लोगों के लिए लिख दिया जो कुछ होशियार लोग होते हैं, जो मतलब 2 मिनट का वीडियो देखते फिर सोचते हैं बेकार है, मेरे को क्या करना। भारत इसका संस्थापक सदस्य है। अगर आप सिर्फ 2 मिनट का देख लेते हैं तो हालांकि 2 मिनट में तो आपको ये नहीं पता चलेगा, ज़्यादातर पूरा वीडियो देखिए तभी चीज़ें समझ में आती हैं। भारत इसका संस्थापक सदस्य है और इसका स्थायी सचिवालय नहीं है। इसकी अध्यक्षता सदस्य देश जो है उनके बीच क्षेत्रीय आधार पर परिवर्तित होती रहती है। अच्छा, इसके सदस्य देश कौन कौन से हैं अगर आपको पता तो आप जरूर बताइएगा। हम फिलहाल बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आपको अच्छे से कंफर्म हो गया, पता चल गया। अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है गिलोटिन प्रस्ताव, बी स्थगन प्रस्ताव, सी निंदा प्रस्ताव या डी कंगारू प्रस्ताव। बात करें अगर यहाँ पर हम क्वेश्चन के आंसर की, जब किसी विधेयक या संकल्प के किसी भाग पर चर्चा नहीं हो पाती तो उस पर मतदान से पहले चर्चा कराने के लिए जो प्रस्ताव रखा जाता है उसे गिलोटिन प्रस्ताव कहते हैं। अगर यहाँ पर इस क्वेश्चन का तो आंसर हो गया आपका ऑप्शन है, लेकिन स्थगन प्रस्ताव ये किसी अविलंबी लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का प्रस्ताव है। और निंदा प्रस्ताव आप जैसे नाम से ही जान रहे हैं कि यह मंत्रिपरिषद की कुछ नीतियों या कार्य के खिलाफ निंदा के लिए लाया जाता है, तो ये निंदा प्रस्ताव हो जाता है। तो इस तरीके से हमने देखा कि क्या ऑप्शन हो जाएगा, तो ऑप्शन है गिलोटिन प्रस्ताव। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सुमेलित करें तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर चुनिए। सूची फर्स्ट में बांध है, सूची सेकंड में नदी है। ऑप्शन है बोनविले बांध, वोल्टा नदी, बी हूवर बांध, कांगो नदी, सी स्टेनले बांध, कोलोराडो नदी एंड डी ओकोसोम्बो बांध, कोलंबिया नदी। अब ये कूट भी दिया गया है तो पहले हम इन बांध को मिला लेते हैं, फिर इसके बाद में हम सही आंसर चुनेंगे। देखो अगर यहाँ पर बात किया जाए बोनविले नदी, तो बोनविले नदी के ऊपर जो बांध है वो आपका है बोनविले बांध जो है वो कोलंबिया नदी के ऊपर बना हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए
ए का 4, बोनविले बांध जो है वो आपका कोलंबिया नदी के ऊपर बना हुआ है। हूवर बांध आपका कोलोराडो नदी के ऊपर बना हुआ है, ठीक है। हूवर बांध आपका कोलोराडो नदी के। स्टेनले बांध की बात करेंगे तो ये आपका कांगो नदी आ जाएगा, और ओकोसोबो बांध तो ये आपका वोल्टा नदी आ जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखेंगे अपने कोड को, तो ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, A4 B3 C1 D C2 D1, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो कह रहे हैं कि अब क्वेश्चन में कि भारत कला भवन संग्रहालय अवस्थित है। ऑप्शन है आगरा में, बी मेरठ में, सी लखनऊ में, या डी वाराणसी में। तो भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन आपका समीक्षा अधिकारी में भी आया, तो ये क्वेश्चन आता रहता है, कंफ्यूज भी बहुत करता है। तो अगर क्वेश्चन आता है तो आपको ध्यान रखना है कि भारत कला भवन आपका संग्रहालय जो है वो आपका वाराणसी में अवस्थित है, यानी कि डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक शब्द भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित नहीं है। ऑप्शन है अंगीकृत, बी समर्पित, सी अधिनियमित, या डी आत्मार्पित, ठीक है। तो इसमें कौन सा क्वेश्चन हम नहीं देखते जब हम उसको संविधान को पढ़ते हैं और उसकी प्रस्तावना को पढ़ते हैं, ठीक है। तो भारत का संविधान है उसकी प्रस्तावना में कौन सा शब्द नहीं है, ये ध्यान करके बताना है। अगर आंसर की बात करें तो देखिए, हम भारत के लोग भारत को जब हम पढ़ते हैं तो इस तरीके से कुछ सीरियल रहता है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, विभक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विधि को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत या अधिनियमित और आत्मार्पित करते। समर्पित आपका ये शब्द नहीं सुना, इसलिए मैंने आपको पूरा पढ़ के सुना दिया। कुछ और चीज़ वो आप भी पढ़ लीजिएगा। मैंने फिलहाल आपको पूरी संविधान की जो प्रस्तावना के ऊपर के वर्ड है वो सब बता दिए, ठीक है। आई होप समझ में आ गया क्वेश्चन। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है। सेकंड, मिनी माता रोग पारा के कारण होता है। थर्ड, ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग फ्लोराइड आयन के कारण होता है आयन के कारण होता है। ये 2 बार हो गया है कारण लेकिन होता है। एंड 4, मेरेस्मस रोग प्रोटीन की अधिकता से होता है। तो अब देखो ये वाला साइंस का ऐसा है, इसमें अधिकता और कमी दोनों से 2 रोग हो जाते हैं। उसमें भी डिफरेंस है, एक होता है न्यू बॉर्न बेबी को, एक होता है 1 ईयर से बाद वाले को। तो इसमें ये कन्फ्यूजन मैं आपको बताऊंगी, मतलब इसका जो डिफरेंस है वो बताऊंगी। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बी सेकेंड, थर्ड, 4, सी फर्स्ट, थर्ड, 4 एंड डी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और 4। देखो अगर बात करें क्वेश्चन की, तो मेरेस्मस रोग बच्चों में प्रोटीन की कमी के कारण होता है, ना कि अधिकता के कारण, ठीक है। मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी से होता है, इन्होंने अधिकता दिया है, ठीक है। कमी से भी होता है, अधिकता से भी होता है। तो ये यहाँ पर इस क्वेश्चन के हिसाब से गलत हो जाएगा। अधिकता के कारण नहीं, बल्कि यहाँ पर हो जाएगा कमी के कारण। अच्छा, इसकी अधिकता के कारण कौन सा रोग हो जाता है। क्वाशियोरकोर करके होता है एक रोग, नाम आपने सुना होगा, वो अधिकता से होता है। फिलहाल 4 आपका गलत है, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा और ये भी गलत हो जाएगा। अब अगर बात करें तो ऑप्शन है इटाई रोग कैडमियम के कारण होता है, सही है। मिनी माता रोग पारा के कारण होता है, ये भी सही है। ब्लू बेबी सिंड्रोम रोग आपका फ्लोराइड आयन के कारण होता है, तो ये भी सही है। तो फिलहाल ए ऑप्शन हमारे यहाँ पर सही है। अब ये क्यों इन्होंने यहाँ पर इसको बदल दिया था। मेरेस्मस रोग की कमी, वो मेरेस्मस रोग प्रोटीन की कमी के कारण होता है, और क्वाशियोरकर रोग जो होता है वो प्रोटीन की अधिकता के कारण होता है, ठीक है। तो ये डिफरेंस को आप यहाँ पर समझिएगा। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि नीचे 2 कथन दिए गए, जिनमें से एक को कथन ए और दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभी कथन ए कहता है कि रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है। कारण आर अग्नाशय की अल्फा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। तो कह रहे नीचे दिए गए कूट का चयन कीजिए तथा सही उत्तर बताइए। ऑप्शन है ए तथा आर दोनों सही है तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। बी ए तथा आर दोनों सही है किंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता। सी ए सही है परंतु आर गलत है, और डी ए गलत है परंतु आर सही है। अब हम देख लेते हैं क्वेश्चन हमारा, मतलब क्वेश्चन हमने देख लिया।
बात करते हैं आंसर की। रक्त में शर्करा की मात्रा बढ़ जाने से मधुमेह रोग होता है, क्योंकि रक्त में शर्करा की मात्रा तब बढ़ती है जब अग्नाशय की लैगर हैज़ के दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है। इस प्रकार अभिकथन ए सही है, परंतु कारण आर गलत है। आर क्यों? इन्होंने कहा अल्फा कोशिका, अल्फा नहीं है, बीटा कोशिकाओं से, ठीक है, बीटा कोशिकाओं से अल्प मात्रा में इंसुलिन का स्राव होता है, मतलब बहाव होता है, इसलिए। तो इस तरीके से देखेंगे तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए सही है, परंतु आर हमारा यहाँ पर गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके खाना बनाने की व्यवस्था होती है। सेकेंड, प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे वजन पर निर्भर करता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है? ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। ये क्वेश्चन घुमा घुमा के बहुत पूछा जाता है। प्रेशर कुकर में वायुमंडलीय दाब से अधिक दाब उत्पन्न करके भोजन बनाने की व्यवस्था होती है, जिसके कारण कुकर में जल 100 डिग्री सेल्सियस से भी अधिक ताप तक गर्म किया जा सकता है। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम तापमान ऊपर के छेद के क्षेत्रफल एवं उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। तो इस प्रकार हमारे दोनों कथन सही है, यानी कि फर्स्ट और सेकंड, तो सी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट है, इसकी स्थापना अक्टूबर 1964 में हुई थी। बी, इसका मुख्यालय मुंबई में है। थर्ड, इसका प्रबंधन रक्षा मंत्रालय के माध्यम से राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही नहीं है? अच्छा, यहाँ पर सही नहीं है पूछ रहे हैं। ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड और थर्ड, या सी केवल सेकेंड एंड डी केवल थर्ड। देखिए बात करें अगर यहाँ पर हम हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड HAL की स्थापना 1 अक्टूबर 1964 को हुई थी, ठीक है, की गई थी। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। इन्होंने कहा इसका मुख्यालय मुंबई में, तो ये गलत हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और इसका प्रबंधन भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के माध्यम से भारत के राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त संयुक्त निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। तो इस तरीके से कौन सा गलत है इन्होंने पूछा था, तो सी सेकेंड ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। फर्स्ट और थर्ड आपका सही है, लेकिन चूंकि सही नहीं पूछा है, गलत ही पूछा, तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि सिकल सेल एनीमिया के संबंध में निम्न कथनों में से कौन से सही है? ऑप्शन है, सिकल सेल एनीमिया रोग एक वंशानुगत रोग है। सेकेंड, इससे श्वेत रक्त कणिकाओं में विकार उत्पन्न होता है, यानी कि, ठीक है, सेकेंड कह रहे हैं कि इससे श्वेत रक्त कणिकाओं में विकार उत्पन्न होता है। थर्ड, 1 जुलाई 2023 को प्रधानमंत्री ने मध्य प्रदेश के शहडोल से राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया। एंड फोर ऑप्शन है कि इस मिशन का उद्देश्य 2051 तक लाल रुधिर कोशिकाओं रक्तहीनता यानी सिकल सेल एनीमिया को खत्म करना है। तो कूट दिया ऑप्शन है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, बी सेकेंड और फोर्थ, सी फर्स्ट और थर्ड, एंड डी सेकेंड, थर्ड और फोर्थ। अब बात कर लेते हैं। देखिए सिकल सेल एनीमिया आपका एक वंशानुगत रोग है जो लाल रक्त कणिकाओं में विकारों का एक समूह है। यहाँ पर इन्होंने बोला श्वेत रक्त कणिकाओं, इसलिए सेकंड ऑप्शन हमारा गलत होता है। तो फिर ये भी और ये भी आंसर तो वैसे मिल गया, बट फिर भी और चीज़ों को देख लें अच्छे से। तो ये जो लाल रक्त कणिकाओं के में विकारों का एक समूह है जो हीमोग्लोबिन को प्रभावित करता है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 1 जुलाई 2023 को, ठीक है, 1 जुलाई 2023 को मध्य प्रदेश के शहडोल में राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन का शुभारंभ किया, जिसका उद्देश्य 2047 तक लाल रुधिर कोशिका रक्तहीनता को खत्म करना है। तो इस प्रकार कथन फर्स्ट और थर्ड सही है और गलत है। फर्स्ट और थर्ड सही हो जाएंगे, ये गलत हो जाएगा क्योंकि 2047 तक इसका एम रखा गया, ना कि 2051 तक। तो सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। अब इतने फैक्ट है, इनमें से एक दो भी नहीं पता तो फिर क्वेश्चन हमारा गलत होने के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन है ईरान, बी अजरबैजान, सी तजाकिस्तान, या डी इराक। बात करें तो ये आपका इराक यानी कि डी ऑप्शन आपका सही है। प्रसिद्ध खनिज तेल उद्योग क्षेत्र मोसुल आपका कहाँ अवस्थित है? तो इराक में अवस्थित है, ओके। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात क्या है? ऑप्शन है 912, बी 902, सी 897, या डी 915। बात करें
जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश के 0 से 6 आयु वर्ग का लिंगानुपात 902 है। 2001 से 2011 के दौरान 0 से 6 आयु वर्ग में लिंगानुपात में 14% की कमी दर्ज की गई। तो आंसर आपका हो जाएगा 902, यानी कि बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि ध्वनि की गति निर्भर करती है। ऑप्शन ए माध्यम के घनत्व एवं आवृत्ति पर, बी माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर, सी केवल माध्यम की प्रत्यास्थता पर, या डी केवल माध्यम की आवृत्ति पर। बात करें ध्वनि की गति, ठीक है, तो किसी माध्यम में ध्वनि की चाल मुख्यतः माध्यम की प्रत्यास्थता यानी कि ई इलास्टिसिटी तथा घनत्व पर निर्भर करती है। बी हो जाएगा माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर। क्या? तो ध्वनि की गति निर्भर करती है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। अब यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। ऑप्शन ए विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत, बी मृत घाटी ग्रेट बेसिन पठार, सी ग्रैंड कैनियन मैक्सिको का पठार, एंड डी कास्ट मैदान चूना प्रदेश। अब इनमें से कौन सा सही नहीं है। देखिए विश्व का सबसे ऊंचा पठार तिब्बत का पठार है, 4875 मीटर है। मृत घाटी ग्रेट बेसिन पठार में अवस्थित है। विश्व प्रसिद्ध ग्रैंड कैनियन आपका ग्रेट बेसिन पठार में अवस्थित है और यह कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। चूने के प्रदेश में भूमिगत जल द्वारा निर्मित आकृतियां कास्ट शिलाकृतियां कहलाती हैं। तो सी ऑप्शन आपका यहाँ पर सही सुमेलित नहीं है। ये मैक्सिको का नहीं बल्कि ये जो ग्रैंड कैनियन है ये आपका ग्रेट बेसिन पठार में अवस्थित और ये कोलोराडो नदी द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो क्या इसमें सही नहीं है, तो सी ऑप्शन आपका सही सुमेलित नहीं है फिलहाल। चलो आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण भवनों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन किया गया। ऑप्शन है जून 2019, बी जून 2020। देखिए तो ये कह रहे हैं ऑप्शन ए में जून 2019, बी जून 2020, सी सितंबर 2018 एंड डी सितंबर 2021 यानी कि 2021। बात करें अगर यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश राज्य के महत्वपूर्ण भवनों एवं अन्य प्रतिष्ठानों की सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल की तर्ज पर उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल का गठन जो किया गया वो जून 2020 में किया गया और इसका गठन उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल अधिनियम 2020 के तहत ही किया गया और इसका मुख्यालय लखनऊ उत्तर प्रदेश में है। तो देखिए इसका गठन भी जून 2020 यानी 2020 में किया और जो एक अधिनियम है उत्तर प्रदेश सुरक्षा बल अधिनियम 2020 उसी के तहत ही किया गया है। ठीक है, तो आपका बी ऑप्शन हो गया और ये यूपी स्पेशल का काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना। और ये नहीं कि करंट का था तो ही पढ़ना चाहिए, नहीं, ये ऐसा है जो आ सकता है कभी भी, क्योंकि इसका गठन किया गया है ना, तो उसका समय कभी भी पूछ सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, यह एक अर्धचालक होते हैं। सेकेंड, इनका उपयोग करंट को नियंत्रित करने में किया जाता है। थर्ड, जर्मेनियम गैलेनियम आर्सेनाइड का प्रयोग किया जाता है। एंड फोर, हाल ही में भारत में सेमीकंडक्टर यानी कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस है, सेमीकंडक्टर क्षेत्र में अनुसंधान और विनिर्माण के लिए अमेरिका तथा कनाडा से समझौता किया गया। तो उपरोक्त में से कौन से कथन सही है। ऑप्शन ए फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड, बी सेकेंड, थर्ड और फोर, सी फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर, या डी फर्स्ट, थर्ड और फोर। तो अगर हम बात करें यहाँ पर देखिए सेमीकंडक्टर पहली बात तो अर्धचालक होते हैं। ठीक है, सेमीकंडक्टर एक अर्धचालक होते हैं। अर्धचालक उन्हें कहा जाता है उनकी चालकता चालक और कुचालक के मध्य होती है। इनका उपयोग मुख्य रूप से करंट को नियंत्रित करने में किया जाता है। इसका निर्माण सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलेनियम आर्सेनाइड और इंडियम फॉस्फाइड से किया जाता है। सभी इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों जैसे मोबाइल फोन, डिजिटल कैमरा, संचार उपकरण, एटीएम आदि में सेमीकंडक्टर का उपयोग किया जाता है। हाल ही में भारत ने अमेरिका तथा जापान से सेमीकंडक्टर के निर्माण के लिए समझौता किया है। कनाडा से इस क्षेत्र में कोई समझौता नहीं हुआ है। तो ऑप्शन ए सही हो जाएगा, फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फोर्थ आपका गलत हो जाएगा क्योंकि ये जो यहाँ पे कनाडा दिया है कि कनाडा समझौता हुआ, तो कनाडा से नहीं, अमेरिका से, केवल अमेरिका से समझौता हुआ है। तो फोर ऑप्शन गलत है, विच मीन्स कि ये भी चला जाएगा, ये भी, क्योंकि इसमें फोर ऑप्शन दिया गया है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए कह रहे हैं कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। सेकेंड, संविधान के अनुच्छेद 34 में मार्शल लॉ की व्याख्या की गई। तो उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है
केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, तथा डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें अगर यहाँ पर हम अनुच्छेद 34 मूल अधिकारों पर तब प्रतिबंध लगाता है जब भारत में कहीं भी मार्शल लॉ लागू हो। मार्शल लॉ का सिद्धांत को अंग्रेजी कानून से लिया गया है और मार्शल लॉ की संविधान में व्याख्या नहीं की गई, पर इसका शाब्दिक अर्थ सैन्य शासन। इस प्रकार कथन फर्स्ट हमारा सही हो जाएगा, सेकंड हमारा गलत है क्योंकि इसकी व्याख्या नहीं दी गई, केवल सैन्य शासन के रूप में बताया गया है, यानी कि शाब्दिक थोड़ा सा। तो ऑप्शन ए केवल यहाँ पर सही है फिलहाल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस केस में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। ऑप्शन है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, ऑप्शन ए केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य केस, बी IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस, सी AK गोपालन बनाम मद्रास राज्य केस, एंड डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ केस। बात करें अगर यहाँ पर हम IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस में उच्चतम न्यायालय ने अपने निर्णय में कहा कि 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायिक समीक्षा से उन्मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। न्यायालय ने कहा कि न्यायिक समीक्षा संविधान की मूल विशेषता है और किसी विधि के बाद 9वीं अनुसूची के अंतर्गत रखे जाने से इसकी यह विशेषता समाप्त नहीं की जा सकती। न्यायालय ने निर्णय दिया कि 24 अप्रैल 1973 के बाद 9वीं अनुसूची में सम्मिलित विधियों को न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है। तो बी ऑप्शन हो जाएगा आपका IR कोहिलो बनाम तमिलनाडु राज्य केस में। ठीक है, क्योंकि ये केस पूछते हैं तो फिर याद रखना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, पिछड़ा वर्ग राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई है। सेकंड, 102वां संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड। बात करें पिछड़े वर्ग के लिए राष्ट्रीय आयोग की स्थापना 1993 में की गई थी, परंतु उसे संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम 2018 के द्वारा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया। अतः इस तरीके से दोनों ऑप्शन हमारे, यानी कि सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, फर्स्ट और सेकंड दोनों ही कथन। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहे हैं कि संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किस भाग में तथा किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया। ऑप्शन है भाग 8 अनुच्छेद 239 से 245 तक, बी भाग 8 अनुच्छेद 239 से 242 तक, सी भाग 7 अनुच्छेद 237 से 243 तक, एंड डी भाग 7 अनुच्छेद 239 से 242 तक। संघ राज्य क्षेत्र के बारे में किस भाग में तथा किन अनुच्छेदों में वर्णन किया गया। तो ये भाग के नाम है, ये अनुच्छेद है, और कहाँ से कहाँ तक वर्णन किया गया ये यहाँ पर बताना है। तो अगर बात करें संघ राज्य क्षेत्र के बारे में, तो आपके संविधान के भाग 8 में 239 से 240 तक संघ राज्य क्षेत्र के बारे में वर्णन किया गया है। हालांकि अनुच्छेद 242 निरसित कर दिया गया है। तो इस तरीके से बी ऑप्शन सही हो जाएगा, अनुच्छेद 239 से 242 तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा एक UPI का पूर्ण रूप है। ऑप्शन है यूनाइटेड पेमेंट्स इंटरफेस, बी यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, सी NG पेमेंट्स इंटरफेस, या डी अल्ट्रा पेमेंट्स इंटरफेस। तो UPI का हर किसी को पता है, बहुत सिंपल है। हालांकि फिर भी UPI का जो पूर्ण रूप है, जिसे हम फुल फॉर्म कहते हैं यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस, और इसका विकास भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया है। यह IMPS अवसंरचना पर आधारित है। ठीक है, आंसर की बात करें तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका यहाँ पर, यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस। ठीक है, यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक युग में सही सुमेलित नहीं है। ये मरुस्थल है, ये संबंधित जलधारा। ऑप्शन है कालाहारी बेंगुएला, बी अटाकामा पेरू, सी पेंटागोनिया फॉकलैंड, या सभी सही सुमेलित हैं। कि इसमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है वो बताना है। बात करें तो ठंडी जलधाराओं के प्रभाव वाले क्षेत्र में वर्षा की कमी पाई जाती है। ये जलधाराएं वर्षा को रोकती हैं तथा उस क्षेत्र में मरुस्थल का विकास होता है। महाद्वीपों के पश्चिम भागों में पाए जाने वाले अधिक मरुस्थल के विकसित होने का संबंध ठंडी जलधाराओं से है, जैसे दक्षिण अफ्रीका के पश्चिमी तट पर अटाकामा एवं पेंटागोनिया मरुस्थल का विकास में क्रमशः बेंगुएला, पेरू तथा फॉकलैंड धाराओं का योगदान है। तो डी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे कोई भी गलत सुमेलित नहीं है, सभी सही सुमेलित हैं। इन्होंने पूछा था कि कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है, तो कोई भी इसमें सही सुमेलित नहीं है। देखिए कह रहे हैं कि 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 आयु वर्ग के लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई। ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, बी केरल, सी पंजाब, एंड डी तमिलनाडु। अगर बात करें हम क्वेश्चन की
कि जो हमारा सेंसस है 2011 के अनुसार देश में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात 919 है। 919 दर्ज किया गया, ठीक है। 1000 में 919 दर्ज किया गया। और 2001 से 2011 के दशक में 0 से 6 वर्ष आयु वर्ग के लिंगानुपात में सर्वाधिक कमी जम्मू कश्मीर में, यानी कि जम्मू कश्मीर में देखी गई। और सर्वाधिक वृद्धि पंजाब में +48 में हुई, मतलब इसमें माइनस घट के 79 हो गए और इसमें +48 हो गए, तो इसमें सर्वाधिक कमी दर्ज की गई। हालांकि कमी पूछा है तो फिर हमें लिंगानुपात में किस राज्य में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की गई, सॉरी एक सेकेंड, हाँ किस राज्य में वृद्धि दर्ज की गई तो पंजाब हो जाएगा, और किस राज्य में कमी दर्ज की गई तो फिर आपका जम्मू कश्मीर हो जाता है। बट क्वेश्चन का आंसर सी हो जाएगा, पंजाब। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च होता है। ऑप्शन है डाइसैकेराइड, बी मोनोसैकेराइड, सी पॉलीसैकेराइड या डी इनमें से कोई नहीं। पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में स्थित स्टार्च होता है, वो पूछ रहे हैं। अगर बात करें पादपों के बीजों एवं फलियों में एमाइलेज के रूप में उपस्थित स्टार्च, तो आपका पॉलीसैकेराइड होता है। स्टार्च का जो सूत्र होता है C6H10O5, यह एक पॉलीसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट है, तो क्या हो जाएगा पॉलीसैकेराइड, विच मीन्स किसी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी योजना या योजनाएं अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजातियों के व्यापक कल्याण हेतु चलाई जा रही। ऑप्शन है कौशल सतरंग योजना, बी CM शिक्षुता योजना, सी भाग्य लक्ष्मी योजना या डी उपरोक्त सभी। बात करें तो उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा SC/ST समुदाय के कल्याण पर व्यापक रूप से प्रभाव डालने के उद्देश्य से निम्नलिखित योजनाएं चलाई जा रही हैं। कौशल सतरंग योजना, CM शिक्षुता योजना और भाग्य लक्ष्मी योजना, ये तीनों ही योजनाएं उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं। अच्छा, 3 चलाई जा रही है तो इनमें डिफरेंस क्या है। कौशल सतरंग योजना की हम बात करें अगर पहले फर्स्ट ऑप्शन की, तो SC/ST से संबंधित युवाओं को कौशल प्रशिक्षण प्रदान करना। सेकेंड आपका CM शिक्षुता योजना, तो इसमें SC/ST युवा आबादी को 250 रुपये वजीफा प्रदान करना। और भाग्य लक्ष्मी योजना की बात करें तो गरीब SC/ST परिवार की लड़कियों को 50,000 रुपये तक की वित्तीय सहायता प्रदान करना है। आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि सभी उपरोक्त सभी योजनाएं चलाई जा रही हैं। देखिए कह रहे हैं कि केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सही नहीं है। अब यहाँ पर सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन है इस संशोधन विधेयक से केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। सेकेंड, अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की अधिकतम आयु सीमा बढ़ाकर 72 वर्ष कर दी गई है। थर्ड, विधेयक में न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष की गई है। तो 4 कह रहे हैं कि अधिकरण में न्यायिक सदस्यता के लिए कम से कम 15 वर्ष का अनुभव होना अनिवार्य है। कूट दिया है। ऑप्शन है फर्स्ट और थर्ड, बी सेकेंड और 4, सी फर्स्ट और 4 या डी सेकेंड, थर्ड और 4। बात करें यहाँ पर अगर हम क्वेश्चन के आंसर की, देखो केंद्रीय वस्तु एवं सेवा का द्वितीय संशोधन विधेयक 2023 को पास कर दिया गया। इस संशोधन विधेयक के द्वारा केंद्र सरकार को अपीलीय अधिकरण की स्थापना का अधिकार मिल जाएगा। साथ ही अपीलीय अधिकरण के अध्यक्ष की आयु सीमा 67 से बढ़ाकर 70 वर्ष और सदस्यों की आयु सीमा 65 से बढ़ाकर 67 वर्ष के हो जाने का प्रावधान किया गया है। जबकि न्यायाधिकरण के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु 50 वर्ष निर्धारित की गई है। साथ ही न्यायिक सदस्यता के लिए अधिवक्ताओं का अनुभव कम से कम 10 वर्ष का होना अनिवार्य किया गया। तो इस प्रकार से सेकेंड और फोर्थ यानी कि ये और ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। अच्छा, इन्होंने पूछा भी है कि कौन सा सही नहीं है, तो सेकेंड और फोर्थ हमारा यहाँ पर सही नहीं है, ठीक है। और फर्स्ट और थर्ड हमारा फिलहाल सही है, बट सही पूछा नहीं है, गलत ही पूछा, तो सेकेंड और थर्ड यानी कि बी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। थोड़ा इसको समझने में टाइम लगेगा। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा का द्वितीय संशोधन विधेयक है इसका। अब इसमें से कुछ चीज़ें को बदलाव किया गया, वो यहाँ पे बताया गया है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न कथनों पर विचार कीजिए। ऑप्शन फर्स्ट, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोच्चि में स्थित है। सेकंड, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान ने IISR चंद्रा नामक अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की नई प्रजाति को विकसित किया है। तो अगर उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन है केवल फर्स्ट, बी केवल सेकंड, सी फर्स्ट और सेकंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकंड।
देखो, भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान कोझिकोड में स्थित है, ना कि कोच्चि में। यहाँ पर क्या दिया है? कोच्चि। तो ये यहाँ पर आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। साथ ही इस संस्थान ने हाल ही में IISR चंद्रा नामक अधिक उपज देने वाली काली मिर्च की नई प्रजाति को विकसित किया है। तो पहला ऑप्शन गलत है, बट दूसरा सही है। दूसरा सही है तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर सही हो जाता है, ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन हमारा यहाँ पर गलत है, क्योंकि कोझिकोड है, ना कि कोच्चि में है। तो थोड़ा सा इसको ध्यान रखना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कह रहे हैं कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक है। ऑप्शन फर्स्ट, 1969 यानी कि 1969 ईस्वी में मद्रास राज्य का नाम बदलकर तमिलनाडु रखा गया। बी ऑप्शन है कि 1973 ईस्वी में मैसूर राज्य का नाम बदलकर कर्नाटक रखा गया। एंड सी के 1987 ईस्वी में मिजोरम तथा अरुणाचल प्रदेश राज्य के रूप में अस्तित्व में आए। एंड डी 1974 ईस्वी में लकाद्वीप मिनिकाय एवं अमीनी दीवी का नया नाम लक्षद्वीप रखा, मतलब अमीनी द्वीप जो है इसका भी नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। फिलहाल इसमें कह रहे कि ये जो चार ऑप्शन इनमें से कौन सा एक सही नहीं है। तो देखो, समय के साथ कुछ राज्यों के नाम में परिवर्तन किया गया। 1969 यानी कि 1969 में मद्रास राज्य का नया नाम तमिलनाडु और 1973 ईस्वी में मैसूर राज्य का नाम कर्नाटक कर दिया गया, ठीक है। तो ये ए और बी तो आपका सही है। जबकि 1987 में मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा राज्य के रूप में अस्तित्व में है। और 1973 ईस्वी में लंकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप का नया नाम लक्षद्वीप रखा गया। तो इस प्रकार से कथन डी आपका यहाँ पर फिलहाल सही नहीं है, क्योंकि लंकाद्वीप, मिनिकॉय एवं अमीनी द्वीप का नया नाम बदलकर लक्षद्वीप रखा गया। चलिए, तो आपको इसका सब पता चल गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अच्छा, ये गलत क्यों हो? तो मिनी क्या नाम है कि काय तो है ही, अमीनी द्वीप भी है और लंका द्वीप भी है, ठीक है। मिनी काय है, अमीनी द्वीप भी है और लंका द्वीप भी है। और इसका ये ईयर याद रख रही है, 1974 जो दिया है 1974 में नहीं बदला गया था, 1973 यानी 1973 में बदला गया था। इसलिए ये वाला फैक्ट आपका गलत है, ठीक। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वित्तीय आपात के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन से सही नहीं है। अब यहाँ पर भी सही नहीं है पूछा है। ऑप्शन है, वित्तीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। सेकेंड है कि वित्तीय आपात की घोषणा को घोषित तिथि के 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलना अनिवार्य है। थर्ड, इसे अधिकतम 6 माह के लिए लाया जा सकता है। एंड 4 कह रहे कि वित्तीय आपात काल की घोषणा का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है। तो कूट है हमारा ऑप्शन है फर्स्ट और फोर्थ, बी सेकेंड और थर्ड, सी सेकेंड और फोर्थ एंड डी सेकेंड, थर्ड और फर्स्ट। तो अब हमें बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन हमारा सही है या कूट सही है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा संविधान के अनुच्छेद 360 के अंतर्गत की जाती है। वित्तीय आपातकाल की घोषणा का प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन द्वारा सामान्य बहुमत द्वारा पारित किया जा सकता है, परंतु आवश्यक है कि वित्तीय आपातकाल की घोषणा को घोषित तिथि के 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिल जाए। 2 माह के भीतर, यहाँ पर इन्होंने बोला कि 1 माह, तो ये आपका यहाँ पर कॉन्सेप्ट इस ऑप्शन को गलत कर देता है, ठीक है। तो अब जब ये गलत हो जाता है, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। संविधान में वित्तीय आपातकाल की कोई निश्चित सीमा नहीं दी गई है। यदि इसे संसद के दोनों सदनों द्वारा मंजूरी प्राप्त हो जाए तो वित्तीय आपातकाल अनिश्चित काल के लिए तब तक प्रभावी रहेगा जब तक कि इसे वापस न लिया जाए। तो इस प्रकार सेकेंड और थर्ड आपके ऑप्शन गलत हैं, और गलत ही पूछा है तो बी ऑप्शन हमारा यहाँ पर हो जाएगा कि सेकेंड और थर्ड हमारा गलत है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो, ये करंट के साथ स्टैटिक पोर्शन है, इसलिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए। कह रहे निम्न कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। ऑप्शन ए, धारणीय विकास लक्ष्य को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया था। सेकेंड, 1992 ईस्वी में वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF की स्थापना की गई थी। तो कह रहे उपरोक्त में से कौन सा से कथन सही है। ऑप्शन ए केवल फर्स्ट, बी केवल सेकेंड, सी फर्स्ट और सेकेंड दोनों, डी ना तो फर्स्ट और ना ही सेकेंड। अब देखो, बात करते हैं धारणीय विकास लक्ष्यों को सर्वप्रथम 2012 में Rio+20 सम्मेलन में प्रस्तावित किया गया, जिसके तहत 17 लक्ष्य निर्धारित किए गए थे जिन्हें 2023 तक प्राप्त करना है। वहीं दूसरी तरफ वैश्विक पर्यावरण सुविधा यानी कि जो हमने GEF पढ़ा ना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी की स्थापना 1991 में, ठीक है, इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। तो इस प्रकार फर्स्ट तो सही है, सेकेंड हमारा गलत हो जाएगा क्योंकि 1992 यहाँ पर लिखा है, जबकि इसकी स्थापना 1991 में की गई थी।
तो इस तरीके से अगर हम इन्होंने पूछा उपरोक्त में से कौन सा से सही है तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही हो जाता है। ओके, देखिए नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से किस एक का संबंध बनारस घराने के साथ नहीं है। ऑप्शन ए सिद्धेश्वरी देवी, बी रसूलन बाई, सी मोतीबाई या डी बेगम अख्तर। अगर बात करें बनारस घराना ख्याल गायन के साथ एक ठुमरी, ठप्पा, कजरी, चैती, भजन, गजल एवं ध्रुपद धमार के गायन में पारंगत रहा है। बेगम अख्तर का संबंध पटियाला घराने से है, जबकि अन्य सभी बनारस घराने से संबंधित है। तो बेगम अख्तर जो हो जाएगा ऑप्शन डी ये आपका है कि इनका पटियाला घराने संबंध है। बाकी सिद्धेश्वरी देवी, रसूलन बाई और मोतीबाई का संबंध आपका बनारस घराने से है। ठीक है, हालांकि यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया कि नहीं है तो हमने डी ऑप्शन को लगाया। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के किस शहर में स्थित है। ऑप्शन है लखनऊ, बी कानपुर, सी गोरखपुर या डी बरेली। अगर बात करें तो शहीद अशफाक उल्लाह खां प्राणी उद्यान उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में स्थित है और उत्तर प्रदेश के प्रमुख चिड़ियाघर प्राणी उद्यानों की देखभाल केंद्रीय चिड़ियाघर प्राधिकरण करता है। तो क्या ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आपका गोरखपुर में स्थित है। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना कब प्रारंभ की गई थी। ऑप्शन है 2 अक्टूबर 1980 को, बी 4 मई 1982 को, सी 26 जनवरी 1990 को या डी 15 अगस्त 1981 को। अब ये ऐसी परियोजना है जो कभी भी पूछी जा सकती है, सिर्फ करंट का ही मैटर नहीं है। तो बात करते हैं, देखो उत्तर प्रदेश में थारू विकास परियोजना 2 अक्टूबर 1980 को प्रारंभ की गई थी और ये जनजाति उत्तर प्रदेश के तराई भाग में निवास करती है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा 2 अक्टूबर ऑफ 1980 को। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक मंदिर वाराणसी में स्थित नहीं है। ऑप्शन ए भारत माता मंदिर, बी विश्वनाथ मंदिर, सी महापरिनिर्वाण मंदिर या डी संकट मोचन मंदिर। थोड़ा सा टाइप मतलब कि वही प्रिंटिंग की प्रॉब्लम है। तो भारत माता मंदिर आपका विश्वनाथ मंदिर एवं संकट मोचन मंदिर वाराणसी में स्थित है, जबकि महापरिनिर्वाण मंदिर कुशीनगर में स्थित है। तो सी हो जाएगा आपका महापरिनिर्वाण मंदिर। नेक्स्ट कह रहे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय कहाँ अवस्थित है। ऑप्शन है मेरठ, बी लखनऊ, सी मथुरा या डी रामपुर। देखिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर संग्रहालय एवं पुस्तकालय जो आपका स्थित है वो आपका फिलहाल रामपुर में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, तो रामपुर में अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची का है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड में सुमेलित करना है तथा नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन करना है। ये सूची फर्स्ट में लोकगीत है और ये जिस क्षेत्र में प्रसिद्ध है वहाँ का नाम है, क्षेत्र है। ऑप्शन है होरी, मिर्जापुर, बी ईसुरी फाग ब्रज क्षेत्र, सी ढोला बुंदेलखंड एंड डी कजली पश्चिमी क्षेत्र। तो बात करें अगर होरी की, इनको अगर मिलान करते तो ब्रज क्षेत्र में आपकी होरी फेमस है। ईसुरी फाग की बात करें तो ईसुरी फाग आपका बुंदेलखंड में स्थित है, मतलब कि क्षेत्र है जहाँ पर ये रहता है या मनाया जाता है। ढोला की बात करें तो ये आपका पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा, पश्चिमी क्षेत्र। और कजली की बात करें तो ये आपका कजली जो है ये आपका मिर्जापुर साइड में भी मनाया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा कोड बनेगा वो बनेगा हमारा A सेकेंड, B 3, C 4 और D 1। तो D ऑप्शन सही है। ठीक है, देखिए कह रहे हैं इस्लाम धर्म को मानने वाली महिगीर जनजाति का निवास स्थान उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला। ऑप्शन है बिजनौर, बी सोनभद्र, सी देवरिया या डी मिर्जापुर। तो इस्लाम धर्म को मानने वाली महिगीर जनजाति का निवास स्थल उत्तर प्रदेश का बिजनौर जिला है। ठीक है, और ये आपका देखो यूपी स्पेशल का भी है। ये मछुआरा जनजाति है, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार मछली पकड़ना होता है। तो ऑप्शन ए फिलहाल आपका यहाँ पर सही हो जाता है। नेक्स्ट करें कि वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार देश की कुल स्लम जनसंख्या में उत्तर प्रदेश की भागीदारी। ऑप्शन है 9.5%, बी 12%, सी 8% या डी 6%। तो आपका ऑप्शन ए हो जाएगा 9.5% उत्तर प्रदेश में भागीदारी है किसकी, तो स्लम जनसंख्या की। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है कि प्राथमिक शिक्षा के सार्वभौमिकरण तथा मानक के अनुसार अध्यापक छात्र अनुपात बनाए रखने के लिए निम्नलिखित में से किस एक वर्ष शिक्षा मित्र योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश में किया गया। ऑप्शन है वर्ष 2000 से 2001 में, बी वर्ष 2002 से 3 में, सी 2003 से 4 में या डी 2004 से 5 में। तो यहाँ पर जो प्राथमिक शिक्षा के लिए जो आपका शिक्षा मित्र योजना प्रारंभ की गई थी ये आपकी 2000 से 2001 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है कि मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एवं बिहार की संयुक्त परियोजना बाण सागर परियोजना स्थित है। ऑप्शन मिर्जापुर में, बी प्रयागराज में, सी सोनभद्र में या डी ललितपुर में। तो आपका
जो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त बाढ़ सागर परियोजना ये आपकी मिर्जापुर में स्थित है। चलो फिलहाल यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।